हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है और जो फोटॉन होता है वो उसके क्या गुण होते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इसका दूसरा नाम भी हिंदी में होता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो नाम से लग रहा है इसमें कि इसमें किसी चीज का उत्सर्जन होना है, किसी चीज का उत्सर्जन होना है, ये आज हम लोग देखेंगे। तो इसको समझने के लिए ये घटना कब हुई, किसने सबसे पहले इसको देखा, किसने प्रैक्टिकली इसको प्रूव किया, ठीक है ना, ये सब कुछ आज हम लोग देखते हैं। और उसके बाद फिर इसकी परिभाषा भी हम लोग लिखेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं और इसके नियम क्या हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के क्या नियम, तो ये भी हम लोग नियम भी जानेंगे। तो इसकी थोड़ी सी हम लोग कहानी समझ लेते हैं कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की खोज कहां से शुरू हुई। तो इसकी सबसे पहले इसके बारे में देखा था हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने 1887 ईस्वी में। हर्ट्ज ने ये बात सबसे पहले देखी और उन्होंने बात यहाँ पर जो हर्ट्ज देख रहे हैं वो ये था कि उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, न उसके बारे में कुछ जानते थे। इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जन करने का, और उसमें उन्होंने देखा, जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एक विसर्जन नली थी और उस विसर्जन नली में दो धातु की प्लेटें लगी हुई थी और उसका बाहर से संबंध एक उच्च विभव के बैटरी से किया गया था और एक्सपेरिमेंट उनका चल रहा था दूसरा कुछ। तो उन्होंने देखा कि जब ऋण वाली प्लेट पर, जो ऋण वाले जो बैटरी का ऋण सिरा है जो इस प्लेट से जुड़ा हुआ है, उस प्लेट पर जब प्रकाश डाला गया, तो ये जब ऋण जोड़ेंगे, इसको धन जोड़ा तो ये धन वाली प्लेट हो गई। तो देखा कि उन्होंने जब ऋण वाली प्लेट पर प्रकाश को डाला गया, जब यहां पर प्रकाश गिरता है इस ऋण वाली प्लेट पर, तो जो एक्सपेरिमेंट यहां चल रहा था उसमें सुगमता आई। सुगमता मतलब इसमें जब हाई वोल्टेज किया गया, प्रकाश नहीं पड़ा था, तो इसमें चिंगारियों के रूप में यहां पर कोई पार्टिकल चल रहे थे, ठीक है ना। और जब देखा कि प्रकाश जब डाला गया, प्रकाश मतलब परावैंगनी किरणें जब डाली गई, ठीक है ना, परावैंगनी इसलिए सब यूज कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में देखा कि E बराबर जो फोटॉन होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है, h न्यू। प्रकाश कणों से मिलकर के बना, उस कण का नाम क्या दिया गया था, फोटॉन। और फोटॉन की ऊर्जा क्या ली गई, प्लांक ने कहा कि h न्यू होती है, जहां पर h प्लांक देता है और न्यू होता है c अपॉन लैम्डा, यानी लैम्डा का मान जितना कम होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। तो परावैंगनी जब प्रकाश डाला गया, जो परावैंगनी की तरंग है 10 प्रकाश से कम होती है, तो इसमें देखा कि चिंगारियां और ज्यादा उत्पन्न होने लगी, स्पार्किंग और ज्यादा इसके अंदर होने लगी। ये कि उन्होंने देखा कि जब परावैंगनी किरणों को ऋण प्लेट पर डाला तो चिंगारियां बढ़ गई। बस इनकी बात वहां से खत्म हो गई, बाकी इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। एक वर्ष बाद यानी 1888 ईस्वी में एक दूसरे वैज्ञानिक थे हालवेक्स, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जब ऋण वाले प्लेट पर प्रकाश डाला जाता है तो उससे ऋणात्मक कण उत्सर्जित होते हैं, ठीक है ना। उस समय इलेक्ट्रॉन शब्द यूज नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उस समय खोज नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि ऋणात्मक कण निकलते हैं जिसके कारण इसमें चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, ये बात कही। लेकिन जब उन्होंने इस प्रकाश को इस वाले प्लेट पर डाला, धन वाली प्लेट पर, ठीक है ना, जिसको हम लोग धन वाली प्लेट को क्या नाम देते हैं हम लोग, एनोड, और ये जो प्लेट होती है इसको हम लोग कहते हैं कैथोड। तो जब कैथोड पर डाला तब तो चिंगारियां बढ़ी, स्पार्किंग बढ़ी, लेकिन एनोड पर डाला तो उस पर कोई
चिंगारियां उत्पन्न नहीं हुई, या कह सकते हैं कोई करंट का फ्लो नहीं हुआ। इस बात को हार्वेज बता भी नहीं पाया कि ऋण वाली प्लेट पर डालने से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना, या करंट का फ्लो होता है, लेकिन धन वाली प्लेट पर डालने से करंट का फ्लो क्यों नहीं होता, ये हार्वेज नहीं बता पाया, ठीक है ना। ये बात अपनी इस कारण नहीं बता पाया कि वे ऋण वाली प्लेट पर कहा कि ऋणात्मक उत्सर्जित होते हैं, तो धन वाली प्लेट पर डाला जाए तो क्यों नहीं उत्सर्जित होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हेल्वेट्स ने बताई, लेकिन कारण नहीं बता पाए कि धन वाली प्लेट पर डालने से क्यों उत्पन्न नहीं होते या क्यों करंट का फ्लो नहीं होता है इस पर, ठीक है ना। और इसके बाद 1897 ईस्वी में, लगभग 1897, जे टॉमसन का नाम आप लोगों ने सुना है, टॉमसन या थॉमसन भी कह सकते हो आप इसको। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जब खोज की, इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई, इलेक्ट्रॉन जब खोज, तब उन्होंने कहा कि जब प्रकाश डालते हैं किसी धातु की सतह पर तो उससे जो ऋणात्मक कण, जो हेल्वेट्स कह रहे थे, वो ऋणात्मक कण क्या नाम दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन है जो उत्सर्जित होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये बता दिया जे टॉमसन ने, और हेल्वेट्स ने कहा तो ऋणात्मक उत्पन्न होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया है, जे टॉमसन ने। और उसके बाद फिर लगभग 1900 ईस्वी में फिर हर्ट्ज और लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंटली इसको फिर प्रूव किया, और प्रूव उन्होंने किया कि जब हम किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है, पराबैंगनी किरण डाली जाती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और वो चाहे धन वाली प्लेट पर डाला जाए चाहे ऋण वाली प्लेट पर डाला जाए, दोनों पर डालने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। लेकिन जब ऋण वाली प्लेट पर जब डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर, और इलेक्ट्रॉनों पर होता है नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं और इस प्लेट द्वारा आकर्षित होते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रॉन सब इस दिशा में चलने लगते हैं, और इसके कारण इसमें करंट का फ्लो होने लगता है। ये बात उन्होंने हर्ट्ज और लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंटली इसको बताया, प्रूव करके। और इस पर जब डाला गया प्रकाश, जो हार्वेज नहीं बता पाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर भी डाला जाए प्रकाश तब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों पर ऋण चार्ज होने के कारण ये इस वाली प्लेट द्वारा आकर्षित नहीं किए जाते, इस कारण से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस प्लेट पर नहीं पहुंच पाते, इस कारण इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। तो ये बात बताई गई, इसका मतलब है ये प्रूव हो गया कि जब किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन को डाला गया, प्रकाश को डाला गया, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस प्रयोग को और बढ़िया से किया हर्ट्ज, लेनार्ड और विल्सन ने। तो हर्ट्ज और लेनार्ड और विल्सन का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो प्रकाश डाल रहे हैं धातु की प्लेट पर या विसर्जन नली के एनोड पर या कैथोड पर, तो उस पर विभिन्न आवृत्तियों के प्रकाश, विभिन्न तीव्रता के प्रकाश, ठीक है ना, डाल करके कई एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला, और जो निष्कर्ष निकाला वही कहलाते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी परिभाषा को लोग समझ लेते हैं। तो परिभाषा समझने के लिए जरा एक बार फिर हम लोग चित्र में इस बात को समझ लें कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो एक्सपेरिमेंटली जो डिटेल है, जो डिटेल जिसने बताई, वो थे लेनार्ड और विल्सन ने मिलकर के जो एक्सपेरिमेंट किया है, उस पर देखा कि जब ये हमारी एनोड है,
ये एनोड धन वाली प्लेट और ये वाली प्लेट है कैथोड। और इस पर जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, इसने किया लेनार्ड और मिल्कर ने। तो लेनार्ड और मिल्कर ने विभिन्न आवृत्तियों को प्रकाश डाला, कैथोड पर भी डाला, एनोड पर भी डाला, सब कुछ उन्होंने किया। और विभिन्न तीव्रता का प्रकाश भी डाला गया, वोल्टेज यहां से भी कम ज्यादा किया गया, वो सब कुछ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। और जो कुछ निष्कर्ष निकाला है, निष्कर्ष ये निकाला कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ऐसा नहीं कि किसी भी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए, कुछ निश्चित आवृत्ति का प्रकाश वो डिपेंड करता है जो धातु ले रहे हैं उसकी प्रकृति पर, ठीक है ना। किसी में कम आवृत्ति का प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किसी में थोड़ा सा और ज्यादा डालेंगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो एक निश्चित आवृत्ति उस धातु के लिए होती है जिस पर जो डालने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में। तो कम से कम डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जब किसी धातु की सतह या पृष्ठ धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव वो भी कह सकते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते। ये आप परिभाषा सिंपली लिख सकते हैं। जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को सबसे पहले देखा था हर्ट्ज ने, प्रैक्टिकली इसको प्रूव किया है हॉलबैक्स ने, ठीक है ना। और इसके बारे में डिटेल में जो अध्ययन किया है वो किया है लेनार्ड तथा मिल्कर ने। और ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, उसकी व्याख्या की है आइंस्टीन ने। तो ये घटनाक्रम है। सबसे पहले 1887 में हर्ट्ज ने इसको देखा कि ये घटना भी होती है कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन उसको प्रायोगिक तौर पर प्रूव किया हॉलबैक्स ने 1888 ईस्वी में। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन की जब खोज हो गई 1897 ईस्वी में, उसके बाद फिर लेनार्ड और मिल्कर ने 1900 ईस्वी में इसको और डिटेल में अध्ययन किया। विभिन्न आवृत्ति का प्रकाश डाल करके, विभिन्न तीव्रता का प्रकाश डाल करके इसमें जो करंट फ्लो होती है उसका अध्ययन किया और उससे कुछ निष्कर्ष निकाला। तो पहला निष्कर्ष तो यही निकल आया जिसकी परिभाषा लिखी हम लोगों ने कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्रकाश डालने से, प्रकाश किस पर डालना है, ऋण वाली प्लेट पर।
इससे ऋण वाली प्लेट पर जब प्रकाश डाला जाएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के धन वाली प्लेट की ओर चलते हैं और उसके कारण इसमें करंट का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं धातु की सतह से उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो उत्सर्जित, ये बात और थोड़ी लिख सकते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा जो धारा प्रवाहित होती है इसमें, जब इलेक्ट्रॉन जैसे हम चलेंगे तो करंट का फ्लो कैसे होगा, इस तरीके से। तो जो करंट प्रवाहित होती है तथा प्रवाहित धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ये बात आपको पता रखनी है कि जब किसी धातु पर प्रकाश गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है डालने से, उसको कहा जाता है प्रकाश वैद्युत धारा। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में जानकारी दी। और उसके बाद हम बता रहे हैं कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट लेनार्ड और मिल्टन ने किया है उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी की व्याख्या फिर आइंस्टीन ने अपने एक सिद्धांत से की है जिसको प्लांक क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। तो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले तो जरा इसके निष्कर्ष क्या निकले ये हम लोग जान लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, परिभाषा इसकी एग्जाम पूछी जाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है ना, इसमें शब्द को लिखिए, निश्चित आवृत्ति का प्रकाश ही डालने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। नहीं कि कोई प्रकाश डाल दिया जाए, किसी आवृत्ति डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना, और उस आवृत्ति जो निश्चित आवृत्ति है उसका नाम भी दिया गया है जिसको हम कहते हैं देहली आवृत्ति। तो ये हम लोग निष्कर्ष निकलता है, तो देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। तो लगाइए आप, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। ठीक है, इस नोट कर लीजिए, फिर लगाइए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या है, ये लेनार्ड तथा मिल्टन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में जो निष्कर्ष निकले हैं उस वही नियम है। निष्कर्ष कैसे निकाले हैं जरा, तो इसमें जो लेनार्ड और मिल्टन का एक्सपेरिमेंट था उसमें एक वैक्यूम ट्यूब थी जिसमें दोनों सिरों पर एक दो धातु प्लेटें लगी हुई थी और उसमें धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी लगाई गई थी, लेकिन और एमीटर भी लगा था साथ में। उन्होंने देखा और ये जो ऋण वाली जो प्लेट थी उस पर जब प्रकाश डाला गया और प्रकाश उन्होंने कई तीव्रता कई आवृत्ति का प्रकाश डाल करके अनेक एक्सपेरिमेंट किए और जो निष्कर्ष निकला है कि धारा का मान बढ़ा या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कैसे बढ़ी कैसे नहीं बढ़ी, वो एक निष्कर्ष के रूप में उन्होंने ये बताया है। तो पहला जो निष्कर्ष क्या निकला है कि जब अगर हम कैथोड वाली प्लेट पर, कैथोड वाला ऋण वाली प्लेट पर, ये कौन सी प्लेट है, कैथोड वाली प्लेट पर जब डाला तो देखा कि इसमें जो करंट का जो मान है वो बढ़ जाता है। जो करंट जो एमीटर लगा हुआ है वो विक्षेप ज्यादा बताता है। ठीक है ना, यानी प्रकाश धारा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब कहा कि जब हम किसी धातु की सतह पर प्रकाश जो गिरने वाला जो प्रकाश है उसकी तीव्रता जब बढ़ाते हैं
तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तभी तो धारा का मान बढ़ेगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उत्सर्जित होकर के उसके कारण उसमें धारा उतनी ही ज्यादा होगी। कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कम धारा प्रवाहित होगी, ज्यादा जाएंगे ज्यादा प्रवाहित होगी। तो उन्होंने कहा कि जब किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी तीव्रता अगर बढ़ाएंगे, तीव्रता बढ़ाने से तात्पर्य है, हमने बताया था पिछले वाले क्लास में भी, तीव्रता बढ़ेगी इसका मतलब उस प्रकाश में फोटॉनों की संख्या बढ़ती है। ठीक है ना, प्रकाश तीव्रता बढ़ाने का मतलब क्या है, प्रकाश पर जो फोटॉन है जिससे मिलकर के प्रकाश बना है उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण जितने ज्यादा फोटॉन उतने ज्यादा निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उतनी ज्यादा धारा होगी। तो निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला कि किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन की दर, एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, हमने तीव्रता बढ़ाई तो एक सेकंड में 20 इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, और तीव्रता बढ़ाई एक सेकंड में 35 इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। ऐसे बताया कि जैसे तीव्रता बढ़ाते जाएंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। इसका मतलब उत्सर्जन की दर है वो बढ़ जाती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा उत्सर्जित होते हैं। पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष निकाला कि जो निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गतिज ऊर्जा को मेजर किया है। कैसे मेजर किया है ये हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जानना इतना है कि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी ऊर्जा को मेजर किया, और जो अधिकतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन था उसकी ऊर्जा देखी कि अगर तीव्रता बढ़ाते हैं तो उसकी ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये निष्कर्ष निकाला कि अगर तीव्रता हम बढ़ा दें और जो अधिकतम ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन है जो निकल रहा है इस धातु से उसकी ऊर्जा पर यानी उसकी गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये निष्कर्ष एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष उनका निकला कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा न्यूनतम या कम, जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो सब ऊर्जा बराबर नहीं रहती है, किसी की कम किसी की ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का जो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी ऊर्जा जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीव्रता चाहे जितनी ज्यादा हो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहती है, हम कह सकते हैं। दूसरा, तो फिर कहा कि जब तीव्रता बढ़ाने से ऊर्जा नहीं बढ़ रही तो फिर क्या बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा, फिर देखा एक्सपेरिमेंटली कि जब हम तीव्रता के बजाय आवृत्ति बढ़ाते हैं, आवृत्ति का मान अगर बढ़ा दिया जाए, फोटॉन की आवृत्ति बढ़ा दी जाए या प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी जाए कह सकते हैं, या विकिरण की आवृत्ति बढ़ा दी जाए, तो देखा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। आवृत्ति जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे प्रकाश की उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये निष्कर्ष निकला। फिर एक लास्ट में निकला है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, तो विभिन्न आवृत्ति का प्रकाश डाला गया तो देखा कि अगर एक निश्चित मान से कम आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो किसी भी दशा में धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित नहीं होते हैं, तीव्रता का मान चाहे जितना ज्यादा हो, तीव्रता चाहे जितनी ज्यादा हो प्रकाश की, लेकिन अगर प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो किसी भी दशा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। इस न्यूनतम आवृत्ति को कहा जाता है देहली आवृत्ति कहते हैं। ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। जो मेटल्स होते हैं, कॉपर के लिए अलग, एल्यूमिनियम के अलग, लोहे के लिए अलग, तो अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है, वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो ये निष्कर्ष निकाला। तो लास्ट निष्कर्ष, लास्ट सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक निष्कर्ष और भी निकाला गया है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु उस धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। 4 निष्कर्ष दिए हैं, 5वां निष्कर्ष एक और निकाला है, इसको नोट कर लीजिए। पहले बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको बिल्कुल एकदम समझ करके इसको तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है ये।
पांचवा नियम है, ये भी प्रैक्टिकली देखा गया है, जो प्रैक्टिकली देखा गया है उसी को नियम के रूप में लिखा गया है। तो इसके पांचवा जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाएगा तो प्रकाश के गिरने और धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में समय नहीं लगता है। जैसे प्रकाश डाला जाएगा तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर। इसका हम कह सकते हैं कि नियम के रूप में क्या लिखा जाए, किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के गिरने तथा उससे मतलब धातु से उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय अस्थिरता नहीं होती है। तो किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश गिरने तथा उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय अस्थिरता नहीं होती। जैसे ही प्रकाश गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तीव्रता का मान कुछ भी हो, प्रकाश तीव्रता चाहे जितनी ज्यादा हो लेकिन या चाहे जितनी कम हो, बस आवृत्ति एक निश्चित होनी चाहिए। अगर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश है तो उससे इलेक्ट्रॉन अगर निकलना होगा तो तुरंत निकल आएगा। 5 निष्कर्ष निकाले हैं लिनार्ड और मिल्टन ने, जिनको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम कहते हैं। तो बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम बताओ। तो नियम तो बता दिए गए। नियम क्या है, जो निष्कर्ष निकले हैं, जो एक्सपेरिमेंट देखा गया उसी को लिखा गया है। अब इसको व्याख्या करनी है इसकी। तो व्याख्या करने की जब बात आई तो उस समय प्रकाश के बारे में तरंग सिद्धांत प्रचलित था हाइगेंस का, और उसके आधार पर यह कहा गया, जो 5 निष्कर्ष निकले उसकी व्याख्या करने का नंबर आया कि तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जक संख्या क्यों बढ़ जाती है, या तीव्रता बढ़ाने से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्यों नहीं बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है ना, प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं बाहर, क्यों ऐसा होता है, या प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच कोई समय अस्थिरता क्यों नहीं होती है। ठीक है ना, ये जब व्याख्या करने की बात आई, इसको एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है या क्यों हो रहा है, तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत यहां पर इस बात की व्याख्या नहीं कर सका। तो उसके बाद फिर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यूज किया गया और ये आइंस्टीन ने इस बात को एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत की व्याख्या क्यों नहीं कर पाया, तो इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि तरंग सिद्धांत की विफलता के क्या कारण थे, यानी प्रकाश वैद्युत प्रवाह की व्याख्या वो क्यों नहीं कर सका। तो अगले वाले वीडियो हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रवाह की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत क्यों असफल रहा। ठीक है ना, तो उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।